गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास में हमारा व्याकरण भाग का जो है अलंकार अर्थालंकार चल रहा था। और अर्थालंकार में जो है मैं आपको उपमा अलंकार जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो बच्चों, आज हमारा अर्थालंकार का दूसरा अलंकार जिसका नाम है रूपक अलंकार, वो हमारी क्लास में एक्सप्लेन होगा। बच्चों, रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कवि ऐसा चमत्कार उत्पन्न करता है कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है दोनों में इतनी समानता बता देता है कि दोनों एक समान, दोनों को क्या करता है, एक समान बना देता है। यानी आप रूपक में, उपमेय और उपमान में इतनी ज़्यादा समानता दिखाई जाती है कि आपको दोनों में अंतर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। कवि जो है अपनी काव्य रचना में रूपक के माध्यम से उपमेय और उपमान को इतना मिलाकर एक कर देता है कि बच्चों रूपक में यह तुलना रह ही नहीं जाती है। यानी हमारे क्या था, उपमा में क्या था, हमारा उपमेय और उपमान में तुलना थी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, उपमेय और उपमान में समानता है, बल्कि दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों को एक बता देता है। अर्थात जब उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाए या दोनों को इतना समान बना दिया जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं, या दोनों को एक दूसरे पर क्या कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। आरोपित मीन्स एक दूसरे को बना दिया, जैसे एक दूसरा बन गया, दूसरे को पहला बना दिया, यानी उपमेय और उपमान को एक कर दिया, जिससे कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है, दोनों को एक बना दिया जाता है। वहाँ पर हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। या फिर बच्चों, हमारे रूपक अलंकार की जो है परिभाषा इस प्रकार दो तरीके से बन सकती है। जैसे जब उपमान का उपमेय पर आरोप दर्शाया जाए या उपमान और उपमेय में इतनी समानता दर्शाई जाए कि दोनों मिलकर एक हो जाएं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना कि अभी तक तो हमने उपमा में पढ़ा था कि उपमा में हमने क्या पढ़ा था कि उपमेय और उपमान में क्या होता है, तुलना की जाती है ना। अब यहाँ पर क्या है, उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है। भेद रहित मीन्स कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं और दोनों में एक दूसरे को आरोपित किया जाता है। उपमेय और उपमान में अलग करना हमें जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। बच्चों, आओ अब हम उदाहरण के माध्यम से जो है दोनों में समानता को देखते हैं। दोनों का एकीकरण कब होता है और कैसे होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। बच्चों, मैंने एक उदाहरण लिया है, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ पर चरण जो हैं वो किसके समान, मतलब चरण कमल हैं, चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, ठीक है ना। तो यहाँ पर चरण जो हैं वो क्या हैं, कमल हैं। कमलों को ही चरण बताया गया है और चरण को ही कमल बताया गया है। यानी कमल रूपी चरण की जो है मैं वंदना करता हूँ, किसके, हरि के। रूपक अलंकार में बच्चों एक चीज़ मैं आपको पहचान के लिए बता दूं, ज़्यादातर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पक्का ही मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा रूपक अलंकार बनता ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि जिससे कि आप पहचान लोगे कि ये हमारा रूपक अलंकार है। बच्चों, रूपक अलंकार में क्या होता है, ज़्यादातर मैंने यूज़ किया है, पूरा 100% नहीं, सिर्फ ज़्यादातर बोला है मैंने कि ज़्यादातर उपमेय और उपमान वाले शब्दों में योजक चिन्ह होता है। उपमेय और उपमान वाले शब्दों में ही योजक चिन्ह होता है। तो वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो वहाँ से हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान वाले शब्दों में योजक चिन्ह बच्चों हैं। अब आप लोग कहोगे कि उपमा अलंकार में भी योजक चिन्ह था, लेकिन बच्चों वहाँ पर उपमा अलंकार में योजक चिन्ह उपमेय और उपमान के बीच नहीं था, बल्कि सी सा वाले शब्दों में था। जैसे एक उदाहरण था हमारा कि हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब देखिए, फूल और सी के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, मैं रूपक अलंकार में आपको बताती हूँ कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह होगा और उससे हम पहचानेंगे कि ये हमारा रूपक अलंकार है। और उपमा अलंकार में क्या था, योजक चिन्ह सी सा वाले शब्दों के बीच में था, ठीक है। तो जैसे फूल सी कोमल बच्ची, तो इसमें हमारा फूल और सी के बीच में था। तो बच्चों, इसमें मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल में उपमा अलंकार का भी एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि मैम ने कहा योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह तो हमारे उपमा अलंकार में भी था। लेकिन बच्चों, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह सिर्फ
उपमेय और उपमान के बीच में होता है। इससे आपको पहचान हो जाएगी। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसे भी उदाहरण आते हैं रूपक अलंकार के जिसमें योजक चिन्ह नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर हमारा रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होता है। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ या फिर बहुत ज़्यादा हमारे ज्ञान को परखने के लिए ऐसे उदाहरण भी आ जाते हैं जिसमें उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है। तो बच्चों आप वहाँ पर आपको अपनी लाइन को पढ़ना है, काव्य को पढ़ना है, अपना विवेक यूज़ करना है, उसका मीनिंग समझना है, फिर आपको अलंकार को पहचानना है। उपमान का उपमेय पर इस तरह आरोप किया जाता है और जहाँ पर आरोप किया जाता है वहीं पर हमारा क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था चरण कमल बंदो हरिराई, तो बच्चों यहाँ पर चरण जो है वो क्या है, उपमेय है, और कमल जो है वो क्या है, उपमान है। बच्चों अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बताती हूँ कि यहाँ पर चरण उपमेय और कमल उपमान है। चरण जो है वो कमल के जैसे बताए जा रहे हैं। जब इतनी समानता दी जा रही है तो यहाँ पर क्या है, हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर चरण जो हैं वो किसके जैसे बताए गए हैं, कमल के जैसे। तो यहाँ पर चरण और कमल में क्या दिखाई गई है, समानता दिखाई गई है। दोनों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है, रूपक अलंकार है। अब बच्चों एक चीज़ और भी है, मैं आपको बता दूँ कि आप लोग उपमान और उपमेय में वस्तुओं को कैसे पहचानोगे। उपमान जो होता है बच्चों वो हमारी अधिकतर प्राकृतिक वस्तुएँ होती हैं। उपमान में प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं और आरोप, और इसमें देखिए उपमेय में जो है वो हमारी मानवीय वस्तुएं आती हैं। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि उपमान में हमेशा जब हम उपमान और उपमेय को अलग अलग करते हैं, यानी उपमान और उपमेय को बताते हैं कि ये उपमान है ये उपमेय है, तो इसमें इस चीज़ को, इस लाइन को आप याद कर लो कि प्राकृतिक वस्तुएँ उपमान कहलाती हैं और मानवीय वस्तुएँ जो हैं वो हमारी उपमेय कहलाती हैं। बच्चों एक उदाहरण मैंने आपको और भी लिया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए इसमें क्या है, राम रतन के बीच में योजक चिन्ह है। कह रहे हैं कि मीरा जी कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रूपी रतन पा लिया, यानी राम रतन है। राम को क्या बता दिया है, रतन है। रतन को क्या बता दिया है कि वो राम है। दोनों में एक दूसरे को आरोपित किया गया है, दोनों में भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार में देखिए सबसे पहले तो आपने यही पहचान लिया कि उपमेय और उपमान के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। अब योजक चिन्ह, अब आप लोग उपमेय किसको पहचानोगे, मैंने अभी बताया था कि प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं वो क्या होती हैं, हमारा उपमान होती हैं, और मानवीय वस्तुएं जो हैं वो हमारी क्या होती हैं, उपमेय होती हैं। अब देखिए प्राकृतिक वस्तुएं, रतन जो है वो क्या है, प्राकृतिक है ना, तो रतन जो है वो प्राकृतिक है, तो क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया। और राम जो है वो, राम जी जो है, राम एक नाम है, तो वो हमारा उपमेय हो गया। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, राम और रतन में क्या है, भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको दो उदाहरणों के माध्यम से रूपक अलंकार को समझाया है। और अब भी अगर कोई आपको परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू बच्चों।